एक शादीशुदा आदमी जब देखो तब वो अपने मोबाइल से चिपका रहता था। उसकी पत्नी की जब भी उस पर नज़र पहुंचती थी, तब तब वो अपने मोबाइल को ही देखता रहता था। अब चाहे पत्नी की रात को सोकर आँख खुले तब, या फिर वो किसी काम में बिजी हो तब, जब देखो पति के हाथ में मोबाइल रहता था और कुछ ना कुछ उसमें तलाश करता रहता था। पति के इस बदलते स्वरूप को लेकर, पति के बदलते इस आदतों को लेकर पत्नी परेशान हो जाती है। आखिरकार पत्नी ने ही अपने ही पति की जासूसी करना शुरू कर दिया। जब मौका मिलता था तब वो मोबाइल को गुपचुप तरीके से देखना शुरू कर देती है। और आखिरकार जो उसने देखा, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति एक महिला के चक्कर में आ चुका है, यानी कि एक महिला से उसका अफेयर होता है। पत्नी ने जब और जासूसी करना शुरू किया तो पता चलता है कि उसके पति के उस महिला के साथ काफ़ी समय से अवैध संबंध भी बन रहे हैं। और इसी बात को देखते हुए घर में किसी न किसी बात पर कलेश होना शुरू हो जाता है। पति पत्नी का विवाद होता था और वो होती थी वो बाहर की महिला। हालांकि उस महिला को समझाने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं होती। पति को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पति भी तैयार नहीं हो रहा था। एक दिन कुछ ऐसा आता है कि ये बैठकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि क्यों ना हम लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, जिससे क्या आगे भविष्य में कोई किसी भी तरह का विवाद ना हो। बस यहीं से एक मीटिंग जब आयोजित की जाती है, उस मीटिंग के बाद एक कत्ल हो जाता है। न केवल एक कत्ल होता है, कुछ वक्त बीतने के बाद फिर दो और कत्ल होते हैं। और ये कत्ल ऐसे किए गए थे कि किसी को भी इसके बारे में भनक तक नहीं लगी थी, ना कोई जानकारी मिल रही थी। आखिरकार पुलिस तक बात पहुंचती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस को कातिल तक पहुंचने में लगभग 18 से 19 दिन का समय लगता है। और पुलिस ने एक दो प्रदेश नहीं, कई प्रदेशों में उस कातिल की खाक छानी थी। आखिरकार कातिल पकड़ा जाता है, और जो पकड़ा जाता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की ये वजह थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज का एक थाना लगता है ढोलना, और ढोलना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मारूफपुर। दरअसल मारूफपुर रोड पर रेलवे लाइन के पास में एक लाश पड़ी हुई थी। महिला की लाश बताई जाती है लगभग 35 साल के आसपास। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो सर्किल ऑफिसर आंचल चौहान, एसएचओ ढोलना गोविंद बल्लभ शर्मा, सर्विलांस प्रभारी प्रेमपाल सिंह, साथ ही एसओजी प्रभारी विनय शर्मा, ये भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। अब महिला की लाश को लेकर कब्जे में। उसके बाद फिर आसपास के लोगों से पूछा जाता है। ये जो फोटो था महिला का, आसपास के जगहों पर सर्कुलेट किया जाता है, ये पता चल सके कि आखिरकार ये लाश किसकी है। 2-3 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन किसी ने भी आकर ना कोई दावेदारी की। और जितने भी आसपास के जनपदों के थाने होते हैं, वहाँ पर गुमशुदा महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, तो किसी ने वहाँ भी कोई जानकारी नहीं दी। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे पुलिस का सर्किल भी बढ़ने शुरू हो जाता है। अब ना केवल ज़िला बल्कि मंडल के जो आसपास के जोन था उसके एरिया, अब आसपास के जितने भी प्रदेश लगते हैं उन प्रदेशों में भी पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा तो नहीं है कहीं महिला की हत्या की गई हो और हत्या करने के बाद इस तरह से शव लाकर यहाँ पर फेंक दिया हो। जब पुलिस तमाम कोशिश करती है सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जो भी लोकल टेलीविज़न होते हैं या स्थानीय जो भी साधन हो सकते थे, वहाँ पुलिस संपर्क साधती है और ये मैसेज भिजवाती है कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, शादीशुदा वो महिला है जिसके शरीर पर, जिनके चेहरे पर कई तरह के वार किए गए हैं, चाहे वो चाकू हो या पत्थर जैसे वार किए हैं। फिर उसकी हत्या की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिलती। आखिरकार लगभग 17 या 18 दिन बीत जाने के बाद 5 दिसंबर 2024 का ये वाकया है। एक व्यक्ति जो कि उत्तराखंड प्रदेश के ज़िला उधम सिंह नगर का एक इलाका है रुद्रपुर, और रुद्रपुर की ही एक कॉलोनी लगती है आदर्श नगर। आदर्श नगर कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार होता है। राजकुमार को ये सूचना मिलती है उसकी बेटी कई दिनों से लापता थी। राजकुमार अपनी बेटी को लेकर आसपास के थाने, आसपास के ज़िले, आसपास के प्रदेश, जगह जगह जहाँ जहाँ से भी सूचना मिल रही थी वहाँ वहाँ पहुँच रहा था। वो यूपी के संभल में पहुंच जाता है। वहाँ भी कोई महिला की लाश मिलती है। जाकर उस महिला की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता चलता है कि वो उसकी बेटी नहीं है। तभी संभल की पुलिस से ये पता चलता है कि आपको कासगंज भी जाना चाहिए। कासगंज में भी पुलिस को एक 19 नवंबर 2024 को एक लाश मिली थी, आपको वहाँ जाकर पता करना चाहिए। जैसे ही उच्च अधिकारियों के पास वो जाता है, जो सर्किल ऑफिसर आंचल चौहान होती हैं, वो इस व्यक्ति को उस लाश के बारे जो फोटोग्राफ्स थे, जो भी वहाँ से सामान मिला था, दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये तो मेरी ही बेटी है। उसकी बेटी का नाम होता है बबीता, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। जैसे ही वो बबीता को देखता है, बबीता के उन फोटो को देखने के बाद रोने लगता है, बिलखने लगता है, क्योंकि पुलिस किसी भी बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के बाद 72 घंटे तक ही इंतज़ार करती है। 72 घंटे के बाद
अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। यदि ये पता चल जाता है वो मुस्लिम है तो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से, या अन्य किसी धर्म का है तो अन्य धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। आखिरकार जब राजकुमार ने अपनी बेटी के बारे में सुना कि उसकी हत्या कर दी गई है, तब वो परेशान हो जाता है। एक ही सवाल पूछता है कि इसकी 2 बेटियां भी हैं, वो बेटी कहाँ हैं? क्या आपने उनकी बेटियों को देखा है? जब बात पुलिस से बेटी की आती है, इस घटना को 18 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका था। अब बेटी कहाँ है, यही पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। एक बेटी का नाम मनन्या होता है, दूसरे का नाम अनन्या होता है। मनन्या 11 साल की होती है और अनन्या 7 साल की होती है। अब यहाँ पर इस महिला का जो मोबाइल होता है, इस मोबाइल के आधार पर पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसके इस संपर्क में थी। उस व्यक्ति का नाम होता है अभिषेक भारद्वाज, जो कि कासगंज जिले का एक थाना लगता है सहावर, और सहावर थाना क्षेत्र का एक नई बस्ती इलाका है, वहाँ का वो रहने वाला होता है। अब पुलिस को उसकी तलाश शुरू हो जाती है। जैसे ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी तो उससे पहले उसकी एक महिला मित्र होती है, इसका नाम मुस्कान पुत्री सरफराज, शांतिपुरी कॉलोनी कासगंज, यहाँ के रहने वाली महिला होती है। पुलिस ने इन दोनों को किसी भी तरकीब से तलाश किया। तलाश करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया। उनसे जब पूछताछ करने वाली बात सामने आती है तब पता चलता है कि जो बबीता जिसकी लाश मिली थी, जिसकी 2 बेटियां भी गायब हैं, उनके बारे में अभी ना घर वालों को पता है ना पुलिस वालों को पता है, और इन दोनों को पता है, चाहे वो अभिषेक हो या अभिषेक की प्रेमिका मुस्कान हो। आखिरकार बबीता के बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो बबीता उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर की वो रहने वाली होती है। उसकी पहली शादी 12 साल पहले एक अमरोहा का रहने वाले प्रमोद नाम के व्यक्ति से होती है। प्रमोद नाम व्यक्ति से उसको 2 बेटियां पैदा होती हैं। एक का नाम अनन्या रखा जाता है, एक का नाम मनन्या रखा जाता है। उसके बाद वो कुछ दिन अपने पति के साथ रहती है और पति से किसी बात पर विवाद हो जाता है। हालांकि ये पहली शादी उसकी प्रेम विवाह के द्वारा हुई थी, लेकिन प्रेम विवाह वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता, इसलिए वो अपने पति से अलग हो जाती है। उसके बाद उसकी फिर दूसरी शादी होती है। दूसरी शादी होने के बाद भी वो अपने पति के साथ ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाती। इस बबीता ने अपने उस उत्तराखंड से सीधा दिल्ली की तरफ रुख किया, और दिल्ली की तरफ रुख करने के बाद अपनी दोनों बेटियों के साथ दिल्ली में वो रहने लगती हैं। वहाँ उसे काम मिल जाता है, और जब काम मिलता है तो उसको अच्छी खासी इनकम भी शुरू हो जाती है। साल 2020-21 के आसपास की ये बात है। वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी बबीता। जब एक्टिव रहती थी तो इसी एक्टिव रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात उस फेसबुक के माध्यम से अभिषेक भारद्वाज से होती है, जो कि कासगंज ज़िले का एक थाना सहावर लगता है, वहाँ की नई बस्ती का रहने वाला। अभिषेक से बातचीत हो जाती है। बातचीत कब दोस्ती बदल जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और जब इन्हें प्यार होता है तो उसके बाद वो महिला कहती है कि उसको 2 बेटियां हैं और उसकी शादी हो चुकी थी, तलाक हो चुका था। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो भी शादी करेंगे। अभिषेक कहता है मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, और दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में जाते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। जैसे ही शादी होती है, शादी के बाद इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। 1-2 साल बड़े अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन इसी बीच में अभिषेक को अपने ही इलाके जिला कासगंज की रहने वाली मुस्कान नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। वो उसके मोहब्बत के चक्कर में आता है, प्यार होता है। उसके साथ वो अवैध संबंध, शारीरिक संबंध जो भी बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं, और वो अपनी पत्नी से दूर रहने लगता है। जब पत्नी बबीता को इस बात का पता चलता है तो बार बार वो अभिषेक को समझाया करती थी कि तुम्हारा ध्यान घर में कम और बाहर ज़्यादा लगता है। हालांकि इस बीच में बबीता ने जो पैसे कमाए थे, पैसे कमाने के बाद उसको ब्रेजा कार भी गिफ्ट करी थी, लेकिन कार गिफ्ट करने के बाद भी उसको बहुत सारी उसकी सुविधाएं का ध्यान रखने के बावजूद भी अभिषेक अपनी आदतों से मजबूर हो रहा था, और वो लगातार मुस्कान की तरफ आकर्षित हो रहा था। इसी बात को देखते हुए एक दिन इन पति पत्नी में ज़्यादा विवाद हो जाता है। तब वो कहती है कि या तो तुम मुझसे बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो जाओ, या फिर उससे पूरी तरह से अलग हो जाओ। जब ये बात आती है तब मुस्कान कहती है कि क्यों ना एक बार हम मीटिंग कर लें, बातचीत कर लेते हैं, और बातचीत के बाद जो भी मसले का हल होगा, हल निकाल लेते हैं। अब यहाँ 18 नवंबर 2024 को दिल्ली से बबीता को सीधा बुलाया जाता है सहावर, जो कि कासगंज ज़िले में लगता है, वहाँ बुलाया जाता है। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ, अनन्या और मनन्या के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ से सीधा मारूफपुर गांव पहुँचते हैं, और मारूफपुर गांव जाने से पहले वो उन दोनों बेटी जो होती हैं वो किसी परिचित के यहाँ मुस्कान छुड़वा देती है, कहेगी तुम उनका वहाँ पर ख्याल रखना, हम लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। जैसे तीनों यानी कि अभिषेक, बबीता और मुस्कान तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे, इसी बीच में मौका पाते हैं और कोई भारी वस्तु इस बबीता के सर में मार दी जाती है। जब सर में मार दी जाती है तो दोनों मिलकर फिर उसकी हत्या कर देते हैं। जब वो पूरी तरह से मर जाती है तो उसकी लाश को उठाकर यहाँ से मारूफपुर गांव के पास में ही एक सर्विस रोड होता है, वहीं पर एक रेलवे स्टेशन या रेलवे की लाइन होती है, उसके बराबर में डाल देते हैं। अगले ही दिन 19 नवंबर को ये लाश मिल जाती है, और उसके बाद पुलिस तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि दोनों बेटियों का क्या हुआ। जब बात दोनों बेटियों की आती है तो वो कहते हैं कि अगले ही दिन
यानी कि ये 22 नवंबर 2024 की बात है। दोनों बेटियों को घुमाने के बहाने की आवत में सैर कराते हैं और सैर कराने के बहाने वो ले जाते हैं। उसके बाद बारी बारी से दोनों का गला घोंटते हैं, गला घोंटकर दोनों की हत्या कर देते हैं। लड़कियों की हत्या करने के बाद एक बेटी को सहावर थाना क्षेत्र में फेंक देते हैं और दूसरी बेटी को सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में फेंक देते हैं। पुलिस वालों ने इन दोनों, मुस्कान और अभिषेक की इस जो बताए गए रास्ते के आधार पर जब पुलिस पहुंचती है तो दोनों लड़कियों के कंकाल मिल जाते हैं। किसी का सर का हिस्सा मिलता है तो किसी के हाथ का हिस्सा मिलता है। दोनों ही अलग अलग जगहों से लड़कियों की जो कंकाल थे वो मिल जाते हैं। जब इस बात का लड़की के नाना को पता चलता है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आखिरकार प्रेमी और प्रेमिका ने एक दूसरे को चाहने के लिए एक दो नहीं 3 कत्ल कर देते हैं और उन्हें लग रहा था कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन कत्ल करने वाला कोई ना कोई या अपराध करने वाला कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। और यहाँ भी वो गलती कर रहे थे, उन्होंने किसी की जान ली थी। और वैसे भी कभी कोई कातिल बचता नहीं है, कहते हैं कि कातिल की मौत भी कातिल होती है। आखिरकार वो पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जो मेडिकल वगैरह होता है कोर्ट में पेश करने के बाद इनको जेल भेज देती है। पुलिस की कोशिश है कि इनको कम से कम समय में इनके खिलाफ जो चार्जशीट वो लगाई जाए, उसके बाद वो कोर्ट पहुंचाई जाए और कोर्ट से ये अपील की जाए कि इन्हें कम से कम समय में अधिक से अधिक सज़ा मिल सके, ताकि समाज को ये मैसेज जा सके कि बुरे काम करने वालों का बुरा नतीजा होता है। जैसे वो मुस्कान के चक्कर में आता है, उसके बाद वो अपनी पत्नी की, ना केवल पत्नी की बल्कि अपनी सौतेली बेटियों की हत्या करके उनकी मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से कासगंज की इस पुलिस ने पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से काम किया, भले ही वक्त लगा 18-19 दिन का, लेकिन कातिलों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया, वैसे ही पुलिस को पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। ऐसे काम करने से लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा, साथ ही अपराधियों के मन में भी खौफ पैदा होगा। पंजाब लुधियाना के रहने वाले जितेंद्र कपूर, इनके बेटे हैं करण कपूर, जो कि कनाडा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। 8 दिसंबर को इनका जन्मदिन होता है। इन्होंने नाम लेने की अपील की थी कि उनके बेटे को जरूर मुबारकबाद, शुभकामनाएं दी जाएं। करण कपूर, आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही बरेली के रहने वाले हैं मोहम्मद नदीम कादरी, साथ ही नालंदा के रहने वाले हैं एहफाज हुसैन। आज इनका भी जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जम्मू की रहने वाली हैं प्रियंका, उनकी शादी की सालगिरह है। शादी की सालगिरह आप प्रियंका जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मध्य प्रदेश से दीपक यादव हैं, बदायूं से अर्श मोहम्मद, लोनी से शाहिद, आगरा से संजीव शर्मा, त्रिपुरा से गोविंदा घोष, सुष्मिता घोष, बुलंदशहर से सलीम मलिक हैं, राजस्थान से संजू सैनी, राव मोहम्मद यासीन, जनक सिंह राजपूत, प्रयागराज से अर्जुन पाल, समीरा जिशान, वाजिब अली उत्तराखंड से हैं, नवीन प्रकाश दास, परमजीत सिंह बस्ती से, सुभाष चंद्र शर्मा नालंदा से, निखिल कुमार गुप्ता, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।